आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 70 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 71 मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने इत्मीनान से कुर्सी संभाल ली और गिलास में पड़े हुए सुर्खी मायल सयाल से इंसाफ करने लगा। अब तुम्हारे अज़ाइम क्या है? वीरा ने कई मिनट के तवील सकूत के बाद सवाल किया। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है शायद वो मेरे अज़ाइम का खासा मुनासिब पैमाना है। अगर तुम अब भी मुझ पर एतमाद न करना चाहो तो ये तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि अब मैं किसी भी कीमत पर किसी नई आजमाइश से दो चार होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने उम्र भर तंजीम को अपने लहू से सराब किया है। उस दर्जे पर कैदियों जैसा सलूक मेरी बर्दाश्त से बाहर है। पिछले दिनों जो कुछ होता रहा उसकी रोशनी में बाज इकदामात जरूरी थे। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर बोली, और हो सकता है कि अभी तुम्हें एक आध मरहले से और भी गुजरना पड़े। ये ज्यादती होगी। मैंने एहतजाज किया। एटू को हलाक करके तुम अपना फैसला सादर कर चुकी हो कि वो गलती पर था, यानी मेरी बेगुनाही तस्लीम की जा चुकी है, और फिर अब 1 या 10 मरहलों का क्या जवाज रह जाता है। अहम तर जिम्मेदारियां सौंपने से पहले बहुत कुछ जरूरी होता है। अहम तर तो क्या अभी तक मैं मामूली दर्जे पर काम करता रहा हूं? मैंने हैरत से कहा। कल तक मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हो सकी थी। वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करके मकाराना लहजे में बोली, लेकिन वो शायद एडी की मौत का बहाना था। वो बस। अल्बर्ट अचानक हाथ उठाकर रो रहा है। मेरे सामने उस नमक हराम का नाम लेने की जरूरत नहीं। मेरे सामने ऐसे मुरब्बियाना अंदाज में तुम्हें बेबी बेबी कहता था जैसे खलूसे दिल से तुम्हें अपनी नवासी तसव्वुर करता हूँ। मुझे जरा भी शुबा हो जाता कि वो चोरी छुपे तुम पर डोरे डाल रहा है तो मैं खुद उसे गोली मार देता। बूढ़े आशिकों की आड़ में हमेशा नौजवान मुलाजिम शिकार खेलते आए हैं। मैंने वीरा को खामोश पाकर कह ही डाला, तुम्हारी दर्दनाक कहानी भी उसी से मिलती है। बूढ़ा आशिक? अल्बर्ट गुस्से की ज्यादती से हकलाने लगा। अबे मरतूत, तेरी ये जसारत के वीरा के सामने ऐसी हर्जा सराही कर रहा है, तुझे उसके मनसब का भी ख्याल नहीं है। वीरा उस नोक झोंक पर ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। मेरे लिए उसका वो रवैया शदीद हैरत का बायस था। 2 मर्दों के हवाले से उसकी जात ज़ेरे बहस थी और उसके चेहरे पर जरा भी खिफ़त नहीं थी, जैसे उसमें कोई मायूब बात न हो। और उस में मैंने ये राय कायम की कि उस एतबार से वो किसी ज़हनी कजरवी में मुब्तला थी और उस किस्म की बेलगाम गुफ्तगू से शर्मसार होने के बजाय महसूस हो रही थी। शायद उसके लिए एहसास फ़ख्र का बायस था कि वह यक वक्त कई जहनों पर हुक्मरानी कर सकती है। हसीनों का मनसब एक ही होता है बास। मैंने अपने बाएं पहलू पर दिल के मकाम पर हाथ रखकर सर को कदरे खम देते हुए कहा, अगर वीरा को मेरी बात नागवार गुजर थी तो वो खुद टोक सकती थी। तुम क्या जानो कि हुस्न किसी की मलकियत नहीं होता। इससे हर वो निगाह सैराब होती है जिसमें जरा भी ज़ोक़ी चमाल बाकी हो। अगर इस जुर्म में तुम एडी को गोली मारते तो शायद मैं भी उसी इल्जाम में तुम्हारा गला दबा देता, क्योंकि बेबी का खतरनाक मिशागल से कतई नजर मैं भी उसके हुस्न का हासिल हूँ। अब अगर तुम दोनों एक दूसरे से उलझे तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। वीरा ने बारी बारी मुझे और अल्बर्ट को घूरते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी मर्जी की मालिक और खुद मुख्तार हूँ। मैं क्या करती हूँ और किसे पसंद करती हूँ ये अपनी जिम्मेदारियों से हटकर मेरा जाती फेल है, जिसमें मैं तुम दोनों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी निगाह में हर मर्द का एक मखसूस मकाम है और इस बारे में आखिरी फैसला मेरा अपना होता है। बेबी, अल्बर्ट दर्दनाक आवाज में कहा, हम दोनों को एक लकड़ी से हाँक कर तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। ये न भूलो कि मैंने इस यूनिट का सरबराह होने के बावजूद तुम्हें यहाँ मनमानी करने की खुली इजाजत दी हुई है। तुम्हारी मेहरबानी। यह वक्त उसका मूड तब्दील हो गया और लहजे में खुशकी होद कर आई। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी जिम्मेदारी पर कर रही हूँ और कह रही हूँ। चाहो तो किसी बड़े से उसकी तौसीक करा सकती हूँ, बल्कि गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझे ऐसी गैर मामूली मराहत देकर तुमने तंजीम के मुसलमा ज़ाब्तों से इनहिराफ किया है। मेरी जगह कोई भी खूबरू और जवान साल औरत तुम्हारी इस कमजोरी से फायदा उठाकर यूनिट को तहस नहस कर सकती है। लिहाजा ऐसे हवाले न दो। इस वक्त हम यहाँ अपने ज़ाती मसाइल में सर खपाने के लिए नहीं जमा हुए हैं, हमें कुछ अहम काम करने हैं। वीरा की जुबान के साथ ही हैरत से अल्बर्ट का मुंह खुल गया और फिर खुलता ही चला गया। साथ ही उसके चेहरे पर खूनी अलामात भी जाहिर होने लगी। वो खामोश हुई तो अल्बर्ट के होंठों से नहीफ सी आवाज़ बरामद होती, चाहे तुम दुरुस्त कह रही हो। मेरी अकल पर पर्दा ही पड़ गया था। मैं मुआजरत चाहता हूँ बेबी, मुझे मोहतात रहना चाहिए था। मौजूदा हालात में तुम्हारी जगह वो नामालूम लड़की भी इस इमारत में दाखिल हो सकती थी। कौन लड़की? मैं इसरारी तौर पर सवाल कर बैठा। तुम्हें भी उससे होशियार रहना होगा। अल्बर्ट ने जेब से एक तस्वीर निकालकर मेरी गोद में डाल दी और मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वो गजाला की वही तस्वीर थी जो उससे पहले भी मैं तंजीम के एहलकारों की तहवील में देख चुका था। दोनों बला के अयार और मक्कार थे। मैं शुरू से ही अपनी दानिश में उन दोनों के बाहिमी मरासिम का मज़हक़ा उड़ा रहा था, लेकिन वो दोनों सोचे समझे अंदाज में गुफ्तगू के रुख को अपने मतलूबा मौजू की तरफ धकेलते जा रहे थे और हस्बे ज़रूरत एक दूसरे की तहकीर कर रहे थे, ताकि गुफ्तगू खुद ब खुद एक ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां अल्बर्ट गजाला की तस्वीर निकाल बैठे।
फिर लॉयड मुझसे बराह रास्त मेरी मंगेतर का जिक्र करके अंदाजा लगा चुकी थी कि मैं उस मामले में बासानी उसके दाम में ना आ सकूंगा। उसने बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में गजाला की तस्वीर तंजीम के एक बदतरीन दुश्मन की सूरत में मेरे सामने टलवा दी थी। उन दोनों की मिली भगत का तजिया करते हुए मैंने बिला तवक्कुफ तजस्सुस समेत अंदाज में अपनी गोद में पड़ी हुई गजाला की तस्वीर उठा ली। उसे बगौर देखते हुए बोला, शायद ये वही है जो आजकल तंजीम की दुश्मन बनी हुई। दुश्मन क्या बनेगी? मेरा तजही का मेज अंदाज में हंसते हुए बोली, पर सितारे अच्छे हैं जो अब तक बची हुई है। इसकी आंखों की बनावट पर गौर करोगे तो अंदाजा लगा सकोगे कि ये आसानी से फरेब खा सकती है। जिस दिन किसी को नजर आ गई उसी दिन घेर ली जाएगी, फिर उन जन्म जन्म के प्यासों के सुपुर्द कर दी जाएगी जो किसी औरत की हम नशीनी को तरस रहे हैं। वो न जाने क्या कुछ बकती रही और मेरे जहन में एक लावा सा खोदने लगा। बदतरीन और घटिया जुबान इस्तेमाल करके शायद वो मेरे दिली तासरात का अंदाजा लगाना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद पर जबर की उसकी बकवास पर तवज्जो दिए बगैर गजाला की तस्वीर देखता जा रहा था। तुमने सब कुछ कह डाला लेकिन ये ना बताया कि यह लड़की कौन है। वीरा के खामोश होने पर मैंने सवाल किया, यही मालूम होता तो उसे घर से ना उठवा लेती। तुम गलत समझी हो, मेरा मतलब था कि इसका कसूर क्या है। मैंने अपने सवाल की वजाहत करते हुए कहा, जब इतनी शिद्दत से मतलूब है तो कसूरवार भी जरूर होगी। फिर अनमानी के लहजे में कहा, तुम में सबसे बड़ी खराबी यही है कि जो कहा जाए उसे मन्नूअन तस्लीम नहीं करते। शायद इसी आदत की बिना पर तुमने A2 की अदावत मोल ले ली होगी। तंजीम ऊपर वालों के फैसलों पर जिरा बगावत गिनी जाती है, उसे तुम चिरा नहीं कह सकती। मैंने आहिस्तगी के साथ कहा, दुश्मन के बारे में जिस कदर ज्यादा मालूमात हासिल हो उसी कदर आसानी रहती है। बेखबरी में धोखा खाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो क्या तुम वाकई उससे लाइल्म हो? उसने गहरा सांस लेकर सवाल किया। यह किस्सा तो काफी दिन से चल रहा है, मैं बड़ी मुद्दत से मातूब चला रहा हूँ। मैंने उससे ज्यादा गहरा और ठंडा सांस लेकर कहा, फिर जिन दिनों में मकामी यूनिट का सरबराह था, मुदाफती जिम्मेदारियां कासिम के सपुर्द थी और वो अपने मामलात में खुद मुख्तार था। हो सकता है कि उसे इल्म रहा हो, लेकिन उसने कभी मुझे इस मामले की हवा भी न लगने थी। तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि ये लड़की एक बार लाहौर में और फिर कराची में देखी गई है। कराची में हमारे एक आदमी ने इसे घेरने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो पुरस्रार अंदाज में मार डाला गया और अब ये लड़की हर कीमत पर मतलूब है। वो बोली, जिंदा या मुर्दा की तो शर्त नहीं। मैंने दिल पर जबर करके पुरश्त्याक लहजे में सवाल किया, कम अज कम तुमसे ऐसे हमकाना सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जो आदमी उसे घेरने की कोशिश में मारा गया उसे बहुत आसानी के साथ हलाक कर सकता था। उसे महज लड़की को जिंदा पकड़ने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धोने पड़े। यानी इस वक्त मेरे जिम्मा यही एक काम है। मैंने अपने दिल से बोझ सा हटता हुआ महसूस किया। कम अज कम अगली हदायत तक यही समझ सकते हो। तरीकाकार क्या रहेगा? मैं किसको जवाब दे हूँ? पुराना निज़ाम तो तबाह हो चुका है। वो मेरी तरफ देखते हुए चंद सानियों तक पुरख्याल अंदाज में खामोश रही, फिर बोली, मुस्तकिल इंतजामात होने तक तुम बराह रास्त मुझे जवाब दे होगे, लेकिन पैगाम रसानी के लिए अरबट को इस्तेमाल किया जाएगा। तुम किसी भी वक्त फोन पर इससे राब्ता कायम कर सकोगे। सिर्फ फोन पर? मैंने सवाल किया। मेरी यहाँ आमद रफ्त पर पाबंदी होगी। जरूरत ही क्या तुम्हें इधर आने की? चाहे तुम्हें याद नहीं कि A2 ने मुखासमत की बिना पर मेरे घर को आग लगवा दी थी, फैक्ट्री भी तबाह कर दी गई और मैं आजकल खाना बदोशों किसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इन हालात में अगर लड़की हाथ आ गई तो मुझे मजबूरन इधर ही का रुख करना होगा। मजबूरी की बात और है, लेकिन तुम्हें इस यूनिट की अहमियत का एहसास रहना चाहिए। मेरे और अल्बर्ट के अलावा तुम तीसरे आदमी हो जिससे इसका इल्म है। उसने कहा, इसके साथी को तुम भूल रही हो। अल्बर्ट ने कहा, कल उसने भी यूनिट का चप्पा चप्पा देखा होगा। हाँ, वो कौन है? सुनने में आया है कि हमजाद की तरह तुम्हारे साथ लगा रहता है। वीरन उस अंदाज में कहा जैसे वो अभी भी सुल्तान शाह को पूरी अहमियत देने को तैयार न हो। मेरा एक दोस्त है, अपने रवायात से मजबूर होकर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है। तंजीम में तुम्हारी दोबारा शमूलियत के बाद वो तंजीम के लिए काम करेगा। मुश्किल है, मैंने मायूसी का इजहार करते हुए कहा। वो बहुत मगलूबुल गज़ब आदमी है, आज तक कभी किसी की मुलाजमत नहीं की। खानदानी रईस ज़्यादा है, दोस्ती निभाने की खातिर वो गर्दन भी कटवा सकता है, लेकिन किसी का जबरदस्त बनना हरगिज पसंद न करेगा। फिर अपने कबायली पस मंजर की बिना पर वो किसी औरत की बालदस्ती मरते दम तक भी कबूल नहीं करेगा, और अगर उसकी वजह से दुश्वारियां पैदा हुई तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अब वो मेरे मामलात से दूर रहेगा, और अगर मैं चंद रोज उसकी निगरानी कराना चाहूँ तो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया, ये ना भूलो कि मैं तंजीम के लिए अजनबी नहीं हूँ, पूरे तरीकाकार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। असूली तौर पर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि बाहर का कोई आदमी हमारे राजों में शरीक होकर जिंदा रह सके, लेकिन इस खुसूसी मामले में तुम्हें चश्म पोशी से काम लेना होगा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे उसका सुराग हासिल करने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ोगी। उसकी मौत के बाद तुम्हारी बड़ी से बड़ी मुआजरत भी इसकी जिंदगी वापस न लौटा सकेगी, और मैं हमेशा के लिए आसान फरामोशी के कर्बनाक एहसास का शिकार हो जाऊंगा। बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ, वो भी सब कुछ फरामोश कर देगा। मेरा वक्त हो गया, अल्बर्ट ने रस्टवाज देखते हुए कहा और गिलास खाली करके वहां से उठ गया। फिर ताबूत फौरन ही मंगवा लो। संजीदा माहौल में भी मैं चुपता हुआ तबसरा किए बगैर न रह सका, लेकिन अल्बर्ट ने खिलाफ तो का कोई जवाब न दिया और मुझे घूरता हुआ इमारत की तरफ चल दिया।
उसके चले जाने के बाद वीरा ने अपने लिए सिगरेट सुलगाई और पहला कश लेकर उसे अपनी मखरूती उंगलियों में यूं नचाने लगी जैसे किसी अंदरूनी उलझन में मुब्तला हो। मैं बज़ाहिर लाताल्लुकाना अंदाज में बैठा अपने गिलास से चुगल करता रहा। तुम लाइट्स कॉटेज के बारे में किस नतीजे पर पहुंचे हो? संजीदा और बोझल सुकूत के बाद वीरा की जुबान से वह सवाल सुनकर मैं शशतर रह गया। जब से तुमने उस इमारत को मेरे लिए शजरा ममनू करार दिया है, मैंने उस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अब तुम क्यों उस मौजू को छेड़ रही हो? मैंने हैरत से सवाल किया। हदायत पर इंसान अपनी जुबान बंद कर सकता है, लेकिन सोच को पाबंद नहीं कर सकता। इस बारे में तुम यकीनन सोचते रहे होगे। मैं अपनी तमाम तर आज़ादियों के बावजूद हमेशा महकूम रही हूँ। जबकि मैंने हरीफ बनकर इस इमारत को देखा है, उसके मकीनों के बारे में तुमने क्या राय की? मैं अपनी तमाम तर आज़ादियों के बावजूद हमेशा महकूम रही हूँ। इस बारे में तुम यकीनन सोचते रहे होगे। तुमने क्या राय कायम की है? शायद ये कोई नया इम्तिहान है मेरा, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। इम्तिहान नहीं, बल्कि मेरी फितरी तजस्सुस की तसल्ली कह लो। इस वक्त वो अपनी बालादस्ती फरामोश करके बिल्कुल बराबरी के अंदाज में बात कर रही थी। मैं इस बारे में बहुत कुछ जानने की ख्वाहिश के बावजूद उसके बारे में कुछ भी न जान सकी। शायद तुम्हें हैरत हो कि अंदर जाना तो दरकिनार, मैंने उस इमारत को बाहर से भी नहीं देखा है। हालांकि नाम के एतबार से लाइट्स कॉटेज से तुम्हारा खानदानी ताल्लुक जाहिर होता है। वह गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश्त गाह से टिक गई। शुबा तो मुझे भी होता है, लेकिन काश उसकी तस्दीक या तरदीद मुमकिन होती। मेरी जिंदगी में यह ख्वाहिश एक खलश बनकर रह गई है, लेकिन क्यों? इसका कोई ना कोई सबब तो जरूर होगा। आओ। वो एक झटके के साथ अपनी कुर्सी से उठ गई। मैंने भी कुछ न समझते हुए अपनी जगह छोड़ दी। उसने चलते हुए मेज पर से स्काच की बोतल उठा ली थी, लेकिन राइफल लान पर ही पड़ी रहने दी थी और उसका रुख इमारत की जानिब था। पोर्च में यूनिट का आद्यो हैकल चौकीदार किसी मुजरिम की तरह एक तरफ दीवार से लगा खड़ा हुआ था। शायद होश में आने के बाद उसने मुझे लान पर अपने आकाओं के साथ बैठे देखकर वहीं ठहरे रहने में आफियत समझी थी। वीरा को देखते ही उसने लपक कर उसके हाथ से स्काच की बोतल लेना चाही, लेकिन वीरा ने हकारत से उसे धुतकार दिया। तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए था, उसे घूरते हुए तहकीर आमेज लहजे में बोली। मुसल्ला और जिसामत में 3 गुना होने के बावजूद किसी ताउन ज़दा चूहे की तरह आवाज निकाले बगैर बेहोश हो गए। अगर तुम्हारा यही हाल है तो तुम्हें खुद अपनी हिफाजत के लिए 2-4 आदमियों की जरूरत है। तुम इस इमारत की हिफाजत क्या करोगे? मैं शर्मिंदा हूँ मिसी। वो नजरें झुकाए मनमनाया। हाथी जैसे वजूद पर शर्मिंदगी काली लगती है। वो हकारत से उसके सरापा पर निगाह डालते हुए गुर्राई। चाहो तुम्हारी बांसुरी लान पर पड़ी हुई है, उसे उठाओ और किसी कोने में दुबक कर बजाते रहो। यहाँ कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। फिर वो मुझे साथ लेकर इमारत में चलती। मैं इंसानी नफ्सियात पर किसी महारत का कभी तावेदार न रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे वीरा की जात में शदीद तरीन अंदरूनी कशमकश के आसार नजर आ रहे थे, जिसका बज़ाहिर कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो किस कशमकश से 2-4 थी? क्या सोच रही थी? मुझे लान से उठाकर इमारत में क्यों लाई थी? क्या कहना चाहती थी? ये तमाम सवालात ऐसे थे जिनका कोई फौरी जवाब दस्तयाब नहीं था, और मुझे किसी उजरत का इजहार किए बगैर उस मौका का इंतजार करना था जब अंदरूनी गुबार से घबरा कर वो खुद कोई पेशकदमी करती। वो इमारत खासी पुरपीच और वसी थी। कई राहदारियों और छोटे जीनों से गुजरती। आखिरकार वो एक दूर उफ्तादा कमरे में दाखिल होगी। दरवाजा खुलते ही अंदर से मुअत्तर हवा का एक खनक और खुशगवार झोंका आया, और अंदर कदम रखते ही मेरे वजूद में फरहत और ताजगी की एक लहर सरायत कर गई। वो मुअत्तर और आरास्ता ख्वाबगाह अपनी रहाइश के लिहाज से प्रस्थान की कोई निशात का मालूम हो रही थी। कमरे में एक तरफ खिड़कियां थीं जिन पर दबीज पर्दे खींचे हुए थे, और यूं बाहर से रोशनी की कोई किरण उस खलवत कदे में दरअंदाज नहीं हो सकती थी। ख्वाबगाह में ताकतवर एयर कंडीशनर की मशीनी गूंज से रची हुई थी, जिसकी बिना पर कमरे का दर्जा हरारत बहुत गिरा हुआ था। कमरे के 2 गोशों में धुंधलाई हुई सी रोशनियां चल रही थी, जिन्होंने माहौल को रुमान परवर और ख्वाबनाक बनाया हुआ था। 2 सपाट दीवारों पर मगरबी फनकारों के वसी और अरीज शहपारे आवेजा थे, जिनका मौजू मर्द और औरत के अजली रिश्ते से मुतल्लिक और बेपनाह कशिश अंगेज था। लेकिन हिजाब की सरहदों से मुआवरा उन तस्वीरों का तसव्वुर भी शायद हमारे मुआशरे में जुर्म की झैल में आ सकता था। अंदर पहुंचकर वीरा पुरतकल्लुफ मुसहरी पर जा गिरी। अस्काच की बोतल उसने मुसहरी के गद्दे पर डाल दी, और मैं एक गोशे में पड़े हुए स्याह और मुनक्कश आबनूसी सोफा पर टिक गया। फिलहाल ये मेरा ठिकाना है। कमरे की रुमान परवर फिजा में उसकी थकी हुई आवाज उभरी। यहाँ आती हूँ तो यह अपनी मुहिब तन्हाई समेत मेरा साथ देता है, फिर महीनों वीरान और मकफिल पड़ा रहता है। शायद तुम पहले आदमी हो जो यहाँ तक पहुंचे हो। आदमी या मर्द है? मैंने उसकी कैफियत भांपते हुए मानी के लहजे में सवाल किया। मर्द भी कह सकती हो, वो सोचते हुए बोली। अल्बर्ट को तो इस कमरे में झांकने की हसरत ही है, वो भी आज तक अंदर नहीं टपक सका है, लेकिन तुम्हें न जाने क्यों यहाँ ले आई हूँ। मैंने एक जला कटा तंजिया सा तबसरा सोचा, लेकिन जुबान से कुछ न बोला। लोहा गर्म था, वो खुद ब खुद राह पर आ रही थी। अपने तमाम तर बालादस्ती और इख्तियार के बावजूद उसे किसी सहारे की तलाश थी। ऐसे में उसे भड़काना या इश्तियाल दिलाना किसी तरह मुनासिब नहीं था। तो क्या तुम पर यहाँ तनहा रहने की कोई पाबंदी आयद है? मैंने पूछा। राजदारी, वो इस्तिज़ाइया लहज़े बोली। कौन है जो इस पुरतकल्लुफ़ खिलवत कदे की कहानियां बाहर जाकर न दोहराएगा? तो मैं इस ख्याल से ले आई हूं कि तुम सरकशी की थोड़ी सी
सजा सह चुके हो, लिहाजा बाहिमी मफाद में अपनी जुबान बंद रखोगे। और अल्बर्ट, मैंने सवाल किया, उसे तो शायद मुझसे कोई पैदाइशी बुग़्ज़ है। वो तो इश्तिहार छपवा देगा इस मुलाकात के, उसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो सकेगा कि हम कहाँ हैं। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली और मैं बुखलाकर एक कालीन को घूरने लगा। 8 बजे से 11 बजे तक उसे हर हालत में रेडियो रूम में मौजूद रहना होता है। वो कह रही थी आम पैगामात की वसूलियाबी और तरसील के लिए यही वक्त मुकर्रर है। इस दौरान वो वहाँ से हिल भी न सकेगा और इस दौरान में यहाँ मेरा मसरफ क्या होगा। सोचती हूँ कि तुमसे दोस्ती कर लूँ। वो मेरी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन बात वही है कि तुम लोग नाकाबिले फहम होते हो। कुछ पता नहीं कि कब तुम्हारी रग भड़क उठे और तुम मेरी सरकोबी पर तुझ जाओ। जरूरी तो नहीं था कि तुम मुझे इस खिलवत का मिलाती। हम किसी होटल में भी बासानी पूरी रात बसर कर सकते थे। पर सिर्फ इतना होता कि इस तरह हमें सरकार को 7.5% एक्साइज ड्यूटी अदा करना पड़ती। मैंने चौक लहजा में कहा, तुम सब एक जैसे होते हो। वो मुलामत अवेज लहजा में बोली, किसी औरत की जुबान से दोस्ती की पेशकश सुनते ही बस एक मफहूम अखज़ करते हो। ये नहीं सोचते कि इस पेशकश के पीछे कौन सा कर्ब कार फरमा है। पीछे नहीं, मैं तो सिर्फ आगे का सोचने का आती हूँ। मैंने सोफे से उठते हुए कहा और उसके चेहरे का रंग बदलते देखकर जल्दी से वजाहत करते हुए कहा, जो हो गया उस पर दिमाग कपाना बेसूत है। हमें मुस्तकबिल पर निगाह रखनी होगी। मुस्तकबिल? वो ज़ेर लब मुस्कुराई। तुम्हारी बस यही एक अदा मुझे भाई है कि हर किस्म के हालात में हाजिर दिमागी से काम लेते हो। ऐसे लोग हजारों में एक आध ही होते हैं। तारीफ का शुक्रिया। मैंने बिस्तर पर उसके करीब बैठते हुए कहा, अब यहाँ आमद का मुद्दा भी बयान कर चलो, वरना मैं दोस्ती के मारूफ मफहूम पर अमल पैरा हो गया तो मेरा जहन कुंद होकर रह जाएगा। मेरे बारे में तुम क्या समझते हो? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने गंभीर लहजे में सवाल किया। खूबसूरत और फ्याज लड़की हो। मैंने उसके लहजे को दानिस्ता नजरअंदाज करते हुए बेपरवायाना अंदाज में कहा, शायद मेरी भी कोई अदा आ गई है जो मुझ पर माइल बकरम हो, वरना खाल खिंचवा कर उसमें भुस भी भरवा सकती थी। खराफात नहीं। वो मुर्राई, तुम क्या समझते हो कि मैं इस लाइन में क्यों आई हूँ? बेरारवी और शायद मगरबी मुआशरे की हद से बड़ी हुई आज़ादियाँ नहीं मजबूरियाँ कहो। वे गहरा सांस लेकर बोली, एक बार तुमने कहा था कि वीरा लाइड, जिमी लाइड और लाइड्स कॉटेज में तुम्हें कोई गहरा ताल्लुक नजर आता है। उसका सबब क्या था? सामने की बात है, लाइड तीनों जगह मुश्तरिक है। इस बिना पर किसी छोटी मोटी खानदानी माफिया का तस्वुर जहन में सर उबारता है। तुम पहले आदमी हो जो इस नतीजे पर पहुंचे हो, वरना कोई भी इन तीनों नामों को आज तक यकजा नहीं देख सका। क्योंकि लाइड्स कॉटेज के नवाब में भी मेरा दाखिला ममनूह है और मैं जिन लोगों से मिलती जुलती हूँ वो लाइड्स कॉटेज के वजूद और इसरार से लाइल्म है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने उसकी तमीज से उलझते हुए सवाल किया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक खिताब याफ्ता घराने की बेटी हूँ तो तुम यकीन कर लोगे? बसर चचम, यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। अमूमन अच्छे घराने के चश्मो चिराग ही आला दर्जे के जराए में मुलव्वस पा जाते हैं। फिर अब तो ये लहर हमारे यहाँ भी चल पड़ी है, यूं नहीं समझोगे। वो बेचैनी के साथ पहलू बदलते हुए बोली, मेरी माँ एक लाड की अकलौती बेटी थी जिससे अपनी खिदमात पर वो खिताबात भी मिले हुए थे। एक पार्टी में मेरी माँ की मुलाकात जिमी लाइड से हुई जो अपने रख रखाव से बहुत आली नस्ब मालूम होता था। वो दोनों रात गए तक साथ नाचते रहे। फिर तकरीब के इख्तिताम पर जिमी लाइड उसे अपने हमरा ले गया। उन दोनों में बाद में कई मुलाकातें हुई और जिमी लाइड ने मेरी माँ को अपनी जात के शहर में गिरफ्तार कर लिया। फिर जब ये इंकशाफ हुआ कि मेरी माँ बनने वाली है तो जिमी लाइड यकलख्त रुपोश हो गया। मेरी माँ उससे मिलने जहाँ जाती रही थी वहां रजू किया तो मुलाजमीन यकसर मुनहरिफ हो गए। उन्होंने उस नाम और हुलिये के किसी भी शख्स के वजूद से इनकार कर दिया और एहसास जुर्म से मगलूब होकर मेरी माँ ने एक रात अपना घर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? मैंने दखल अंदाजी करते हुए सवाल किया। तुम्हारे माशरे में तो सिंगल पेरेंट फैमिली का वाजे और कानूनी तस्वुर मौजूद है, फिर उसे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? यह तहफ्फुजात निचले दर्जे के लोगों के लिए है। वो बोली, आला हल्कों में हस्ब नस्ब आज भी इस कदर अहम है जितना 17वीं सदी में होता था। जिमी लाइड जिस तरह गायब हुआ उसके बिना पर मेरी माँ को पूरा यकीन था कि वो कोई बड़ा आदमी था। ताजा मेरी पैदाइश पर उसने मेरा नाम भी उसी के नाम पर रखा। वो सारे जहां के मसाइब झील कर बल्कि गनाउनी जिंदगी गुजार कर भी मुझे परवान चढ़ाती रही और 13 बरस की उम्र में मुझे तनहा छोड़कर मर गई। उसने अपने माजी की हर बात से मुझे आगाह कर दिया था। लिहाजा मैं उस दिन से अपने बाप की तलाश में हूँ। एक बार इटली में चंद बड़े मंशियात फरोशों के तसादुम के सिलसिले में जिमी लाइड का पुरस्कार नाम अखबारात की सुर्खियों की जीनत बना तो मेरी सारी तवज्जो उस तरफ मरकूज होगी। मैं जिमी लाइड तक रसाई हासिल न कर सकी लेकिन उसके घरों में जरूर शामिल होगी। उस दौरान में मैं मुसलसल अपना नाम इस्तेमाल करती रही ताकि मेरा नाम कभी उस तक पहुंचे तो उससे अपना भूला हुआ माजी जाता सके। फिर शायद उससे मेरे वजूद का इल्म हो गया लेकिन मुझ पर उसका इजहार नहीं किया गया। हाँ, तंजीम के तमाम तर रसूलों के बावजूद मुख्तलिफ जराए से मुझ पर दबाव डाला जाने लगा कि मैं तंजीम छोड़कर गोशा नशीनी इख्तियार कर लूँ तो सारी उम्र मेरी जुमला जरूरियात पूरी की जाती रहेगी। तंजीम में कारकुनों के लिए 2 ही इख्तियार है, कारआमद है तो काम करते रहते हैं, नाकारा हो जाएं या कानून की नजरों में आ जाएं तो मार दिए जाते हैं। इस एतबार से मेरे लिए वो पेशकश बहुत अजीब थी
और मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे उम्मीद थी कि गिरोह में रहकर शायद कभी मैं अपने बाप तक रसाई हासिल कर सकूं, लेकिन मेरा यह ख्वाब आज तक शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अलबत्ता मेरे मनसब में तेजी के साथ इजाफा होने लगा और आज मेरा शुमार तंजीम के चंद बड़ों में होता है जो बहुत से मामलात अपनी स्वाबदीद के मुताबिक तय कर सकते हैं। बड़ी अजीब और नाकाबिले यकीन से कहानी है तुम्हारी, मैंने गहरा सांस देते हुए कहा। लेकिन सब मुझे बताकर तुम क्या मकसद हासिल करना चाहती हो? मुझे तंजीम के अंदर एक साथी की जरूरत है। वो पुरुमीद नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, कोई ऐसा साथी जो मेरी मदद कर सके। तुम्हें किस सिलसिले में मदद दरकार है? पूरी कहानी सुनकर भी ये सवाल कर रहे हो? वो तंजिया लहजे में बोली, अपने बाप तक रसाई के अलावा मेरा और क्या मकसद हो सकता है? जब वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं तो तुम क्यों शराब के पीछे भाग रही हो? मैंने सवाल किया। उम्मीद जब तक बाकी रहे बहुत से दिलखुश कुन तसव्वुरात बरकरार रहते हैं, लेकिन जब उम्मीद हकीकत की किसी नंगी और बेरहम दीवार से टकरा कर बिखर जाती है तो बस औकात जिंदगी अजाब बन जाती है। हो सकता है कि वो तुम्हारी कहानी मानने से इनकार ही कर दे। फिर ये मेरा इंतखाब होगा कि मैं क्या करती हूँ। वो पुरअज़्म लहजे में बोली।